रुड़की में मंगलौर के मंडावली की एक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 10 से 12 कर्मचारी थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फैक्ट्री में पैकेजिंग वाली पन्नी बनाई जाती है और इन पन्नियों को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। कर्मचारी भाग गए, तब जाकर उनकी जान बची है। हल्द्वानी के बाजार में रविवार रात को जबरदस्त आग लग गई। दरअसल यहां पर नया बाजार इलाके में पहले एक दुकान में आग लगी। उसके बाद आग इतनी बेकाबू हो गई कि उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार दुकान बंद कर चला गया था। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने दुकान के भीतर से धुआं उठता देखा, लेकिन देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन क्वारब पुल के पास पिछले 3 महीने से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे प्रशासन ने रात को हाईवे पूरी तरह से बंद किया है और दिन में भी कई बार मलबा गिरने से हाईवे बंद होने से पहाड़ के लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन डोबा चौंसली संपर्क मार्ग से गाड़ियों को भेज रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये रूट गाड़ियों के चलने के लिए आरटीओ से पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्वारब में पहाड़ी का ट्रीटमेंट कब तक होगा, इसका सटीक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। किशन जोशी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। किशन जोशी, जरा बताइए कि क्वारब पुल के पास जो लैंडस्लाइड हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासन क्या कहता है, कब तक समस्या का हल होगा? सिनम, जो अल्मोड़ा और हल्द्वानी का मुख्य हाईवे है, जो पहाड़ की लाइफलाइन है, वो क्वारब से होते हुए जाती है। क्वारब पुल के पास पिछले 3 महीने से लैंडस्लाइड हो रहा है। पूरी पहाड़ी नीचे नदी की तरफ आ रही है, तो कई बार जो है रात को तो पूरी तरह से पिछले 3 महीने से यातायात पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन दिन में भी कई घंटे जो है ऊपर से पहाड़ी से अगर मलबा गिरता है तो हाईवे को बंद करना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डोबा चौसली से जो है प्रशासन गाड़ियों को भेजता है। डोबा चौसली जो सड़क है वो जो है आरटीए की बैठक में वाहन चलने के लिए अनुमति ही नहीं दी है। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सड़क जो है रिकॉर्ड में वाहन चलने के लिए है ही नहीं। डीएम ने उसको 10 लाख रुपए उसमें जो है सड़क को जो है ठीक करने के लिए दे रखे हैं, लेकिन जो अगर वाहन को जो भेज रहे हैं रोड डाइवर्ट करने के लिए, वो सबसे बड़ी प्रशासन की भूल है। अगर कोई घटना होगी तो इसमें प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल उठेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह है कि यह जो सड़क है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय में जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री अजय टम्टा का उनका लोकसभा क्षेत्र है। अगर 3 महीने से अधिक समय तक जो है पुल के पास अगर कोई काम नहीं हुआ तो ये बड़ा सोचना है कि जिससे वाहन जो है पूरे रानीखेत या लमगड़ा से घूमते हुए यहाँ अल्मोड़ा पहुंच रहे, जिससे महंगाई बढ़ गई है। पूरे खाद्य सामग्री सब्जियां जो है रानीखेत या लमगड़ा से होते हुए अल्मोड़ा आ रही है, जिससे पहाड़ की महंगाई बढ़ गई है। सिनम, आपका किशन जोशी तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है। यहाँ पर सड़क हादसे में लड़के की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक निजी यूनिवर्सिटी का छात्र था। थाना प्रेम नगर क्षेत्र का ये मामला है। नैनीताल में सड़क हादसा हुआ है। ऑल सेंट कॉलेज के पास युवक गहरी खाई में गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक पास के हॉस्टल से आ रहा था और इस दौरान वो पैराफिट से जाकर टकरा गया, खाई में गिर गया, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घायल को हल्द्वानी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस से इसको हल्द्वानी भेजा गया। नगर निकाय के लिए आरक्षण तय होने के बाद अब राजनीतिक दल सक्रिय हो चले हैं। निकाय चुनाव को जीतने की रणनीति इन दलों द्वारा बनाई जाने लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। रामनगर में नगरपालिका चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं
की नब्ज टटोलने के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल आज यहां पर पहुंचेंगे, जो यहां पर चुनावों के लिए पार्टी से टिकट चाहने वालों के आवेदन भी लेंगे और इन चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की भी कोशिश की जाएगी। गोविंद पाटनी लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। गोविंद, लगातार अब कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है निकाय चुनावों को लेकर, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या क्या कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के रहेंगे? देखिए सीनम, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरी उसमें जो है जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि पहले जो स्थिति थी, जो रामनगर की स्थिति थी, उसमें कांग्रेस के लिए आसान था यहाँ चुनाव जीतना, लेकिन अब जो है इसमें परिसीमन के बाद इसमें कुछ क्षेत्र बढ़ा दिया गया है नगर पालिका में। इसमें 5 नए गांव जोड़े गए हैं जो माना जाता है कि जो बीजेपी के लिए जो है फेवर वाले गांव हैं। तो इस तरीके से वहां जो है 5 गांवों को जोड़ने के बाद जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं और इसलिए कांग्रेस की चिंता है कि किस तरह से इस बार जो है इस निकाय चुनाव को जीता जाएगा। इसके लिए आज उनके पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल यहाँ आएंगे, जो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके साथ ही वो ये भी देखेंगे कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, उनकी नब्ज टटोलने के साथ साथ वो जो आवेदन है, जो लोग जो अपना आवेदन चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके आवेदन लेंगे, जिसके बाद जो है उन्हें आगे जो है कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद जो टिकट होगा वो फाइनल किया जाएगा। जी सीनम। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका गोविंद। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बना दिया गया है। पहली बार नगर निगम में महिला मेयर बैठेंगी, लेकिन कभी भी बीजेपी को अल्मोड़ा नगर पालिका में सत्ता नहीं मिली। इस बार महिला सीट होने के चलते बीजेपी जीत का दावा कर रही है। करीब 25,000 वोटरों वाली राज्य की सबसे छोटी नगर निगम अल्मोड़ा है, जहां पहली बार मेयर बैठेगा। लेकिन पहली बार ही महिला आरक्षित होते ही कई उम्मीदवारों की तैयारी धरी की धरी रह गई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि पालिका में उन्हें कभी निकाय की सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन पहला मेयर उनका ही होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 100% इस बार नगर निगम पर अपना कब्जा करेगी। ये हम 100% गारंटी देते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि पहली बार नगर निगम बना है। राज्य बनने के बाद से लगातार कांग्रेस के पास ही अल्मोड़ा नगर पालिका में चेयरमैन की कुर्सी रही है। इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि पहले मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कांग्रेस इसे अपनी पारंपरिक सीट मान रही है। जब तक आरक्षण नहीं आया था तो 6 दावेदारों ने अपनी दावेदारी की थी और अब और दावेदारों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा कांग्रेस का जो अल्मोड़ा नगर में जो अच्छा प्रदर्शन रहा है, हमेशा ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है और निश्चित रूप से इस बार भी जो नगर निगम का जो पहला मेयर बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। अल्मोड़ा नगर निगम में महिला चेयरमैन का आरक्षण तय हो चुका है, लेकिन दोनों पार्टियों में दावेदारों की फौज खड़ी। टिकट देने के बाद जीत की गारंटी और बगावत न हो, इसके लिए दोनों पार्टी अभी से जुगत में लगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी नामों का पैनल बनाकर एक टोली बनाई जाएगी, फिर 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा। 3 नामों के पैनल को जनता के बीच ले जाया जाएगा, जिसके बाद सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। भविष्य में चयन करना है तो सांसदों के मन के भाव भी रहते हैं, उनके द्वारा भी कुछ नाम सुझाए गए हैं। वो सारे नामों का पैनल बनाते हुए अब एक हम पर्यवेक्षकों की टोली हम बना रहे हैं। पर्यवेक्षकों की टोली नीचे तक जाएगी और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी के बाद फिर 3 नाम का पैनल को हम जनता के बीच में सर्वे के लिए भेजेंगे। तो पहली बार हम पार्टी तय कर रही है कि जन सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति जो उसका समर्पण भाव दृष्टिकोण के आधार पर हम जीतने वाले प्रत्याशी को ही पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेंगे। निकायों में आरक्षण लागू होते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिकाओं में पदों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस तो सवाल उठा रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी इस पर आपत्ति जताई है। देखिए।
उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय चुनावों के मद्देनजर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए जारी आरक्षण विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने आरक्षण के फार्मूले को लेकर 2 आपत्तियां लगाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए विधानसभा द्वारा प्रवर समिति का गठन किया गया था, तो बिना विधानसभा के पटल पर रखे आरक्षण कैसे जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने 10,000 से कम एससी जनसंख्या वाले निगमों को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये अनुसूचित जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो दूसरी ओर बीजेपी के विधायक और ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति के सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने भी कम जनजातीय वोटर होने के बावजूद नगर पालिका विकास नगर को एसटी आरक्षित कर दिए जाने पर आपत्ति जताई है। चौहान ने तो बकायदा हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दे डाली है। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की या नहीं की, लेकिन वो अभी तक हाउस में पटल में नहीं रखी गई है, क्योंकि ये नियम है कि अगर प्रवर समिति को कोई कानून या कोई बिल जाता है तो जो प्रवर समिति की रिपोर्ट आती है उसको फिर विधानसभा से पारित करना, पास करना आवश्यक होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने एक जियो जारी करके आरक्षण अपना लागू कर दिया। ये विधानसभा की अवमानना भी है, ये उन जनप्रतिनिधियों का अपमान भी है जो चुनकर 70 विधानसभाओं से चुनकर उस सदन में आते हैं। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। इधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रवर समिति पहले ही सरकार को लिख कर दे चुकी थी कि साल 2021 की जनसंख्या के आधार पर चुनाव कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति की रिपोर्ट आने वाले टाइम के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ठीक वैसे ही बयान दे रही है जैसा चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। देखिए, एक तरफ तो ये बार बार कहते रहे चुनाव नहीं करा रहे हैं। हर दिन मुझे याद है करण महाराज जी ने ही अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 बार बयान दिया चुनाव नहीं कराया। अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब आप ये नया फार्मूला या नया एक मुद्दा छेड़ रहे हैं। यानी कि आपके मन में जो है भाव नहीं था कि चुनाव हो, यानी कि आपकी तैयारी नहीं है, यानी कि आप हारने की स्थिति में, यानी कि उसी प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं जैसे हारने के बाद आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आरक्षण का पेच अब सियासी संग्राम का मुद्दा बन गया है। हालांकि अभी आपत्तियों के लिए हफ्ते भर का समय है, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि आपत्तियों के निस्तारण से असंतुष्ट लोग हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव एक बार फिर से लटकना तय है। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले नेशनल गेम्स के लिए रविवार को लोगो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें हिमालय की पर्वत श्रृंखला का उगता हुआ सूरज और मोनाल है। मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के लिए एंथम को भी लॉन्च किया। खिलाड़ियों की सफेद और नीली टी शर्ट पर लोगो बना रहेगा। इसके साथ ही मशाल और ब्रह्म कमल का भी विमोचन किया गया। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सबने जो एंथम सुना होगा वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता को
प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। उत्तराखंड की नंदिनी कश्यप का चयन महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 के लिए हुआ है। T20 खिलाड़ियों की नीलामी में कुल 120 क्रिकेटरों की बोली में नंदिनी कश्यप को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। उत्तराखंड का महिला क्रिकेट में अलग से बोलबाला देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड ने महिला क्रिकेट में राघवी, नंदिनी, स्नेहा राणा, नीलम बिष्ट, मानसी जोशी, एकता बिष्ट, नंदिनी कश्यप के साथ नीलम भारद्वाज जैसी युवा खिलाड़ी दी है, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। वहीं नंदिनी के क्रिकेट कोच गौरव का कहना है कि प्रदेश में लड़कियां क्रिकेट में अच्छा नाम रोशन कर रही हैं और नंदिनी उनकी एक मेहनती खिलाड़ी रही है। वुमेन्स और बॉयज़ का क्रिकेट बहुत ही अलग है और जैसे कि BCCI ने काफ़ी अनाउंसमेंट कर दिया कि इनकी मैच फीस वगैरह भी सेम होने वाली है, तो वुमेन्स उत्तराखंड की अभी आप देख रहे हो कि क्लब क्रिकेट वुमेन्स को लेकर बहुत ज़्यादा हायर हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट तो है। क्रिकेट में हमेशा पुरुषों का दबदबा देखने को मिला है, लेकिन उत्तराखंड के ऋषभ पंत, आकाश मधवाल, स्वप्निल सिंह और मनीष पांडे को छोड़ दिया जाए तो कोई भी युवा क्रिकेटर अपनी जगह ना तो भारतीय टीम में और ना ही IPL में बना पाए। लेकिन महिला क्रिकेट टीम में हमेशा उत्तराखंड की खिलाड़ी देखने को मिली है, जिसे देख अब युवा खिलाड़ियों में भी क्रिकेट को लेकर जोश देखने को मिल रहा है। सर, अगर आगे खेलना है तो प्रैक्टिस और हार्डवर्क दोनों ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। डे बाय डे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम आगे इंडिया या स्टेट लेवल जो भी खेलना है उसे खेल पाएंगे। जो भी हमारा टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे, तो हमें डे बाय डे इम्प्रूव करना है अपने। वो आज इंडिया खेल रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये भी हमारी एकेडमी की एक लड़की खेल रही है इंडिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी इंडिया खेलूं जैसे वो इंडिया खेल रही है। उत्तराखंड की लड़कियां लगातार क्रिकेट की दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, जहां नंदिनी कश्यप को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा है, जो एक विकेट कीपर के साथ अच्छी बैटिंग भी करती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में चतुर्थ उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें CM धामी भी शामिल हुए और इस दौरान CM धामी ने सभी से अपील की कि अपनी विरासत संस्कृति से जुड़े लोग और उसे आगे बढ़ाया जाए। CM धामी ने कहा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन संस्कृति पीछे छूट रही है, इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति से जरूर अवगत कराएं। हम अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी भाषा बोली से जुड़े हैं और अपने बच्चों को भी हम अपनी विरासत को सौंपने का काम करें, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आज धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में एक बात हम सबको स्मरण में अवश्य रखनी है कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी लोक विरासत है, उससे अवश्य जोड़कर रखें। विकासनगर के सहसपुर इलाके के माजरी गांव के ग्रामीण एक पुलिया के निर्माण से नाराज चल रहे हैं और उनके लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर पुलिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पानी ने कोई यहाँ पर अपना रास्ता बनाया। इसके बावजूद ज़बरदस्ती पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कई परिवारों की ज़िंदगी खतरे में आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कई परिवार रहते हैं और पुलिया के गड्ढे में यदि पानी ने अपना रास्ता बना लिया तो घरों पर खतरा मंडरा सकता है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए NHAI के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया। जल्द ही इलाके का निरीक्षण किया जाएगा और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। राजमार्ग वाले एक पुलिया बना रहे हैं, पुलिया का निर्माण कर रहे हैं और उसका जो मुंह है वो बस्ती की तरफ खोल रहे हैं। जहां पुलिया के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है, वहां ज़बरदस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग वाले एक पुलिया का निर्माण कर रहे हैं और उस पुलिया के बनने से आने वाले समय में उस बस्ती को इतना नुकसान हो सकता है। यदि भविष्य में कभी पानी जंगल की ओर से आ जाए तो उस पानी का जो बहाव है वो तेजी से बस्ती के अंदर घुस जाएगा और पूरी बस्ती में विनाशकारी एक भूकंप की तरह एक प्रलय आ जाएगा।
जोशीमठ के डुमक गांव में सड़क नहीं होने की वजह से आज भी लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को हो रही हैं जो गांव में बीमार हो रहे हैं। एक ऐसी ही 62 साल के बुजुर्ग भवान सिंह को ग्रामीणों ने डंडी कंडी के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। भवान सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने पथरीले रास्तों से 15 किलोमीटर तक चलकर सड़क ले गए, जहां से बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी डुमक गांव के लोग जिला मुख्यालय में रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। शहर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में आयोजित इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय लोग शामिल हुए और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ है, इस्कॉन से जुड़े हुए हमारे श्री प्रभु जी को जेल के अंदर डाल दिया गया और जमानत तक पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह हिंदू त्रस्त है, मतलब उसकी कोई सुनवाई के अलावा उनके ऊपर माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं लगातार। इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक रैली रखी गई है, जिससे कि हमारे हिंदू लोगों में एक एकता नहीं है। पहली बात एकता नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी है इतना हिंदू सोया हुआ है कि इतनी मामला इतना गड़बड़ा रहा है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। चमोली के थराली के अंतर्गत सीमल सैंड में प्रसिद्ध और अनोखे देवताओं के वीर नृत्य का आयोजन किया गया। 6 साल के बाद आयोजित 3 दिवसीय वीर नृत्य में 2 दर्जन से ज्यादा पुरुष और महिला पशवा अवतरित हुए, जिन्होंने ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य किया है। चमोली में आदि बद्री के कपाट रविवार को मंत्रोच्चार के साथ पौष माह के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल भी मौजूद रहे। अब 14 जनवरी को कपाट खुलेंगे। हर साल 1 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। पौष महीने के पहले रविवार से कुमाऊं की बैठकी होली शुरू हो गई है। ठंड रातों में कलाकार कई रागों में होली का गायन करते हैं और अब मार्च महीने तक अलग अलग रूपों में होली के रंग देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सर्द रातों में हारमोनियम, तबला और मजीरे की खनक के साथ होली की शुरुआत होती है, जो कई रागों में गाई जाती है। जो हमारे वहाँ पूर्व से एक प्रथा चली आई है, अल्मोड़े की जो होली है साहित्यिक होली है, यहाँ की विदा है। तो पूस का जो प्रथम रविवार से होली की शुरुआत होती है, तो आज का जो दिन है प्रथम रविवार से शुरुआत हुई, आज से निर्वाण की होलियाँ शुरू हो जाएंगी। तो आज से पहले निर्वाण की होलियाँ होती हैं, आध्यात्मिक होलियाँ होती हैं। ये पहला चरण है। दूसरा चरण वसंत से शुरू होता है, जब से श्रृंगार का समावेश होता है, तब से श्रृंगार की होलियाँ शुरू हो जाती है। और श्रृंगार की होलियों के बाद जब रंग पड़ता है, जब रंग की शुरुआत होती है, तो फिर जो श्रृंगार जो है अपनी पराकाष्ठा की ओर जाता है। और बहुत ही अद्भुत किस्म की ये होलियाँ हैं। ये 3 चरण और समापन इसका आपका छरड़ी के दिन और टीके के दिन इसका समापन होता है और फिर निर्वाण की होलियों का शुरुआत की जाती है।